स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। आज हम बात करेंगे हैदराबाद से जो एक बहुत दुखद घटना सामने आई है कि एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है उसी की पत्नी के भाइयों द्वारा जो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो इस बारे में मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि है। मैं निधि से ही बात करना चाहूंगी कि वो इस चीज को किस तरीके से देखती हैं। निधि, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। थैंक यू। निधि, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी कि हैदराबाद की जो घटना सामने आई है, एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और जिसकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और उसकी पत्नी के भाइयों द्वारा। तो आखिर दलित को ही क्यों शिकार बनाया जाता है, चाहे वो हाथरस की बिटिया हो, चाहे वो जितेंद्र पाल मेघवाल हो, या जिस तरीके से अब हाथरस की घटना जिस तरीके से अब हैदराबाद की घटना सामने आई है, तो आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं कि दलित को ही क्यों शिकार बनाया जाता है समाज में? मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी रात में इस सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर रही हैं, और हम बात करनी भी चाहिए क्योंकि बहुजन समाज की बात है, मुस्लिम समाज की बात है। मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम या दलित मुस्लिम का नहीं है मैम। मुद्दा है पहले कि हम उस सोसाइटी में उन चीजों को आज भी सर पर ढोकर चल रहे हैं जिसके खिलाफ संविधान हमें आजादी देता है कि हम फंडामेंटल राइट्स के साथ हम अपनी मर्जी के किसी भी पार्टनर के साथ रह सकते हैं। लेकिन आपने एक सवाल किया कि बहुजन समाज के साथ क्यों होता है इस तरीके की चीजें, क्योंकि बहुजन समाज ने जो है हिंदुत्व जो बचाने का ठेका लिया है वो एससी समाज ने और ओबीसी समाज ने लिया है। आरएसएस सिर्फ उनको टारगेट कर रहा है, उनके दिमाग के साथ खेलकर उनको ये बिठाने की कोशिश कर रहा है उनके दिमाग में कि आप मुस्लिम बेटियों के साथ शादी कीजिए, उनका धर्म परिवर्तन करवाइए। तमाम तरीके के इस तरीके के एजेंडे, प्रोपगेंडे वो सामने लेकर आ रहा है, और इसमें टारगेट कौन हो रहा है? सिर्फ बहुजन समाज के बच्चे। वरना फर्क नहीं पड़ता मैम कि आप देखेंगे कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन हो, चाहे बड़ी बड़ी फैमिलीज की है, अंबानी अडानी इस फैमिलीज की बात करें, बिजनेसमैन लोगों की बात करें, वो तमाम मुस्लिम फैमिलीज में अपने रिश्तेदारी रखते हैं, तमाम बहन बेटियों का आना जाना करते हैं। सिर्फ ये जो चीजें होती हैं वो बहुजन समाज के लिए, उन मध्य वर्ग के लोगों के लिए होती हैं जिनके साथ इमोशनल होकर ये हमारी सरकार जो है बेवकूफ बना पाए, धर्म के नाम पर इस देश का भगवाकरण कर पाए। और अब सिर्फ भगवाकरण इस देश का नहीं हो रहा है मैम, अब पूरे बहुजन समाज का हो चुका है। और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ जो हैदराबाद में हुआ। और खुशी की बात यह है कि इस चीज में मुस्लिम समुदाय कोई आगे नहीं आया है, क्योंकि गलत चीज जो है वो गलत है, और ये असंवैधानिक तरीके से किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार किसी को हमारा संविधान नहीं देता। अगर उस बच्ची की शादी 3 महीने पहले हो चुकी थी तो हाँ, हस्बैंड वाइफ है, उनको फंडामेंटल राइट से कौन किसके साथ रहेगा। अगर कल को मुझे भी किसी के साथ रहना है तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, नाबालिग और बालिग होने के नाते मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियन मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे मार नहीं सकते। मेरा भाई या मेरा पति मार नहीं सकता। इस पे मैम जिम्मेदार वो मर्दवाद भी है जिसके डर में महिलाओं को बरसों से रखा गया है कि आपको बिना परमिशन के बाहर नहीं जाना, बिना किसी अनुमति के आपको अपनी मर्जी के कुछ नहीं करना है। आप जब छोटी हैं तो पिता के अधीन रहिए, आप थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो फिर पति के अधीन रहिए, आप थोड़ी और मैच्योर हो गई हैं तो पुत्र के अधीन रहिए। मतलब महिलाओं को यही सिखाया जाता है कि आपको मर्दों पर ही निर्भर रहना है, और आप इस सीमा को लांघने की कोशिश करेंगी तो बाप भाई की इज्जत के खातिर हम आपको मार देंगे। सोचिए, आप इमेजिन नहीं करेंगे। 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक एसी ठीक करने वाला आया था, मुस्लिम बच्चा था, वो उतना मैच्योर नहीं था, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसकी नर्सिंग वैसी नहीं हुई। लेकिन उससे मैंने एक सवाल किया कि हैदराबाद में जिस तरीके की चीजें हुई, अगर आपकी बहन ऐसा करेगी तो क्या करेंगे? उससे साफ बोला कि मैं मार दूंगा जान से। क्योंकि मैम कहीं ना कहीं हम उस समाज में वो चीजें देखते आ रहे हैं, अपने परिवार में हमारी परवरिश भी बहुत मैटर करती है इन सब चीजों पे, कि हम आज जो चीजें देख रहे हैं हैदराबाद में जो हुआ, वो कहीं ना कहीं उसमें वो समाज भी जिम्मेदार है। तमाम लोगों खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या किसी के अंदर इंसानियत नहीं थी? क्या किसी के अंदर मानवता जिंदा नहीं थी? एक बेचारा दलित समुदाय का बच्चा तड़प कर अपने लिए सिर्फ प्यारी तो किया था, उसने क्या गुनाह किया था? यहाँ पर आप करप्शन कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, बेल मिल जाएगी उन लोगों को, किसानों पे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार करना इस समाज के, इस संस्कृति के और इस देश के खिलाफ है।
जी निधि, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं हमें कानून से भी ये हक मिलता है कि हम जिससे चाहे अनुच्छेद, अगर संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करें तो हमें ये स्वतंत्रता मिलती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि हम किससे शादी करना चाहते हैं या हम किसके साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन कहीं ना कहीं निधि, देखने में ये आ रहा है कि लोगों के अंदर से जो कानून का डर है, या जो कानून का जो एक डर बरकरार रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम किसी भी क्राइम को करते हैं, किसी भी अपराध को करते हैं, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन लोगों के डर, लोगों के, जब हम लव जिहाद की बात करें या हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं, इस तरीके के जब मुद्दे आते हैं, चाहे वो दलित व्यक्ति का किसी अपर कास्ट के साथ हो, सवर्ण समाज के लोगों के साथ हो या मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो, लेकिन दलित व्यक्ति को टारगेट करते टाइम, बहुजन समाज के लोगों को टारगेट करते टाइम कानून का डर नहीं दिखाई देता है लोगों में। तो इसको आप किस तरीके से देखती है? जी, जैसे ही आपने कानून की बात की मुझे तो हंसी आने लगी, क्योंकि पिछले 8 सालों में जैसे ही माहौल बनता जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सरकार हमारे साथ है, ना प्रशासन हमारे साथ है। आपने घटना सुनी होगी चंदौली में, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ही रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। सोचिए, ये दशा है भारत समाज की। ललितपुर में जिस तरीके से हुआ कि बच्ची के साथ बर्बरता के साथ रेप कर दिया जाता है, और वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। सोचिए, पुलिस विभाग में एक अच्छे पद पर कार्यरत करता हुआ एक एसएचओ जब बलात्कार करता है दलित बच्ची का, ये बेहद शर्मनाक है। और बहुजन समाज के लिए तो न्याय की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अगर हाथरस पे हमारी सरकार या प्रशासन कोई संज्ञान लेती तो शायद हैदराबाद जैसा कांड नहीं होता, शायद ललितपुर जैसा कांड नहीं होता, शायद चंदौली जैसा कांड नहीं होता। लेकिन आप देख सकते हैं जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल होते हैं उनको जेल भी जाना होता है तो वो ऐसे जाते हैं जैसे ससुराल जा रहे हो। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन ये शर्म की बात है इस देश के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके डंका तो बजाते हैं भारत का कि भारत में डेटा मुफ्त में है, सबसे ज्यादा दुनिया का डेटा भारत में दिया जा रहा है। लेकिन भारत की स्थिति एक्चुअल में क्या है? भारत में इंसानों को, गाय को महत्व दिया जाता है लेकिन बहन बेटियों को नहीं दिया जाता। आज भी प्यार करने पे हमारे देश में युवक को मार दिया जाता है, लिंचिंग हो जाती है उसकी, सिर्फ इसलिए कि वो शेड्यूल कास्ट है या इसलिए कि उसने प्यार कर लिया। सोचिए इस तरीके की, और तमाम इन सब प्रोपगेंडे को फिर ऐसे मुद्दों को दबाने के लिए वो तमाम तरीके के सामाजिक हमारे सामने दृष्टिकोण आते हैं कि लड़की पहले कन्वर्ट हो चुकी थी हिंदू धर्म में, तमाम तरीके के कि एक एजेंडा है रिलीजन चेंज कराना। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ पॉलिसी है कि इस देश में हिंदू मुसलमान किसी ना किसी तरीके से दंगे फसादो। जबकि असरुद्दीन ओवैसी ने खुद आकर स्टेटमेंट दिया है कि ये गलत है कि किसी भी बच्ची के भाई को ये अधिकार नहीं है कि उसकी हत्या कर दे। ये असंवैधानिक तरीके से है। और प्रशासन क्यों साथ नहीं देता मैम? क्योंकि प्रशासन में जो मौजूद हैं वो एकमात्र जाति के लोग हैं, सत्ता में जो मौजूद हैं वो एकमात्र जाति के लोग हैं। तो ये एकमात्र जाति के आधार पर जो लोग डिसीजन लेते हैं, जो सजा तय करते हैं, अगर आप दलित समुदाय से हैं, आप महिला भी हैं, अगर उस पुरुष की जगह महिला भी होता तो आप मरने के बाद भी आपके कैरेक्टर को ऐसे जस्टिफाई करते जैसे आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या गुनाह था मनीषा बाल्मीकि का? क्या गुनाह था जितेंद्र मेघवाल का? सिर्फ मूंछ रखने पे आप डिग्निटी के साथ नहीं जी पाते। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। और मुझे बहुत शर्म आती है मैम कभी कभी भारतीय होने पर कि मैं एक ऐसे देश में जी रही हूँ जिसमें कहने के लिए सिर्फ नामात्र संविधान जिंदा है, लेकिन असल में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने निधि, लोकतंत्र की हत्या हो ही चुकी है और संविधान भी हमारा इस समय खतरे में है। निधि, जिस हिसाब से ओवैसी साहब का बयान आया, ओवैसी साहब ने इसकी घटना की घोर आलोचना की है कि ये बहुत गलत हुआ है। या फिर हम जिस बहुजन समाज की बात करते हैं जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी भी आते हैं, अगर हम अल्पसंख्यक समाज की भी बात करें तो जो रूढ़िवादी सोच और जो वैचारिक कट्टरता है, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज आज भी उन्हीं रूढ़िवादी सोच, उसी वैचारिक कट्टरता से ही आगे बढ़ रहा है समाज में, या कहीं ना कहीं इन चीजों से वो बाहर निकल कर आया है? ये मामला आप किस तरीके से देखती है मुस्लिम समाज की वैचारिक कट्टरता को? मैम, आपने मुस्लिम कट्टरता पे बात की, मैं इसको जस्टिफाई करने से पहले मैं अपने शब्दों को बताऊंगी कि हमें उससे लड़ना चाहिए जिसने हमारे घर में चोरी की है।
हमें रहीम से बदला नहीं लेना जब हमारे घर में राम ने चोरी की है। तो ये एक तरीके का माइंडसेट, एक जाल बनाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा कि मुस्लिम बहुत कट्टर होते हैं, मुस्लिम के जो पॉलिसी है, मुस्लिम की जो रिचुअल्स है, धार्मिक जो कट्टरता है वो बेहद ज्यादा कट्टर है। क्या हिंदू धर्म में कौन सी इज्जत मिल जाती है? मनीषा वाल्मीकि तो मुस्लिम नहीं थी, हिंदू ही थी। जिस बच्चे की लिंचिंग हुई उसके सपोर्ट में कौन सा हिंदुत्व वाले जो बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, तमाम वो लोग जिनका हिंदुत्व हर सेकंड पे खतरे में आ जाता था, कहाँ चली गई उनकी हिंदू हमदर्दी? तो ये सिर्फ एक एजेंडा है कि मुस्लिमों को सिर्फ टारगेट किया जाए, उनके रूढ़िवादी परंपराओं को हमें इस तरीके से ठेस पहुंचाई जाए। लेकिन हाँ, मैं धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं पे आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दूंगी कि मैम धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, आप देखेंगे कि बुद्धिज्म भी कोई, जिस धर्म में कट्टरपंथी आ जाती है वो धर्म देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए खतरनाक बन जाता है, दीमक बन जाता है। और वही धर्म एक अफीम की तरह होती है और ये सरकार जो है वही अफीम इस देश के नागरिकों को चटा रही है, हिंदुत्व के नाम पे, मुस्लिमों के नाम पर। मुस्लिम लोग अभी ब्यूरोक्रेसी जॉब में नहीं आए हैं, शिक्षित वर्ग में नहीं आए हैं जो अपने हक अधिकारों की बात कर पाए। वो सिर्फ उतना ही जानते हैं कि हमें अपने अल्लाह को खुश करना है और अल्लाह की इबादत करना है। अगर हमारे कौम के खिलाफ कोई लड़की प्यार करती है तो हमें मार देना है। इस पे कहीं ना कहीं वो सब चीजें जिम्मेदार है, मर्दवाद जिम्मेदार है, जातिवाद जिम्मेदार है, मजहबवाद जिम्मेदार है, और जो धार्मिक कट्टरपंथी है जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से भी मैच खाती है। हम एक धर्म को दोषी नहीं ठहरा सकते, हर धर्म में इस तरीके की चीजें होती हैं, लगातार इस तरीके की खबरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन बदलाव कहीं होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी पे आपने सवाल खड़ा किया है कि सैयद, जिस फैमिली ने शेड्यूल कास्ट के बच्चे को मारा वो सैयद फैमिली से आते थे। जब तक आप अपने जाति के अहंकार को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर इंसानियत पैदा नहीं करेंगे, आप कितने भी ऐसे बच्चों को मार लीजिए, लेकिन आप नफरत से नहीं जीत सकते। आखिर में मोहब्बत की जीत होगी, आखिर में सच्चाई की जीत होगी। और इस देश में आप मर्डर कर देंगे तो आपकी पूजा होगी, आप हाथ में गुलाब लेके घूमेंगे तो आप सबसे ज्यादा देशद्रोही कहलाएंगे। ये ऐसे देश की तस्वीर बन चुकी है आज भारत की, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का हाथ है और ये वही चाहते हैं कि लगातार तमाम तरीके की चीजें होती रहे। और इनफैक्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुजन समाज के हितैषी कहाँ गए? उस बच्चे के हित में तो सड़कों पर आना चाहिए वो तमाम आंदोलनकारी, वो तमाम जो जाते थे, मनीषा वाल्मीकि के घर जा रहे थे क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक था। अब कहाँ गया कांग्रेस का दलित प्रेम? अब कहाँ गया बहुजन समाज का दलित प्रेम? भारतीय जनता पार्टी तो साफ क्लियर कहती है कि आप हिंदू हैं सिर्फ वोट के टाइम, हमें सिर्फ आपके वोट से मतलब है, आपकी जान जाए, आप मारे जाए, आपकी लिंचिंग हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा, ओबीसी समाज को सोचना पड़ेगा कि आप देखिए, आप ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि आप अपनी मर्जी से प्यार भी नहीं कर सकते हैं, आपकी लिंचिंग हो जा रही है। ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है और वो सब लोग जिम्मेदार हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जबकि उस बच्चे ने बोला था मुस्लिम फैमिली से कि मैं मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर लेता हूं, मुझे शादी करने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म बदलने से उसकी जाति तो नहीं बदल जाती। क्या उसको समाज एक्सेप्ट करता? उसका खुद ही का समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता उस लड़के को। सोचिए जातिवाद की जो जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत हैं। तो इन सब में जो दोषी है इस काम में, मैं जातिवाद को ही मैं दोषी मानती हूँ मैम, और मर्दवाद को, कि इन दोनों को साथ साथ चलने के साथ ही हम कहीं ना कहीं मानवता से पीछे हटते जा रहे हैं, परे हटते जा रहे हैं, और सरकार इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। निधि, जिस तरीके से आपने जातिवाद की बात करी या मुस्लिम समाज में भी जो कट्टरता है या जो मर्दवाद की आपने बात करी, तो जिस हिसाब से हमने अभी पिछले दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में भी आपने बात की थी, अपनी राय रखी थी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को ये एक और मुद्दा मिल गया है। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया महंगाई, बेरोजगारी पे या शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे या इस देश के भविष्य पे बात नहीं करना चाहती। तो आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब इस मुद्दे को किस तरीके से चैनल पे परोसेगा, और किस तरीके से, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो वो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करती है, तो इस मुद्दे को भी एक टूल किट की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा? पोस्ट फैम टूल किट की तरह ही, जैसे हमेशा भारतीय
गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होता है असली खबरों को बाहर लेकर आना, भय भूख भ्रष्टाचार पे बात करना, जो कि ये मीडिया नहीं करती है। ये मीडिया अब असरुद्दीन ओवैसी पे सवाल खड़ा करेगी कि मुस्लिम होने के बाद भी, आप हैदराबाद के होने के बाद भी आपने मुस्लिम सहयोग क्यों नहीं हुए, मुस्लिम हितैषी होने के बाद आपने उस फैमिली को क्यों नहीं बचाया जेल जाने से। इस तरीके के वो बातों को उलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन मीडिया बात नहीं करेगी बर्लिन दौरे पर, बात नहीं करेगी महंगाई पर, बात नहीं करेगी डीजल पेट्रोल पे, बात नहीं करेगी आज 50 रुपए कम कर दिए हैं सिलेंडर पे, क्या एहसान कर दिया। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए मीडिया को एक नया टॉपिक मिल गया है हिंदू मुसलमान करने का। अगर वो वाकई में हितैषी है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उस बच्ची को इंसाफ दिलाए, उस बच्ची के लिए हित में खड़ी हो। तमाम वो अंजना को, ओम कश्यप, रूबी का लियाकत, तमाम जो फेमिनिज्म का कार्ड खेलती हैं, जब उनसे अपने हक अधिकारों की कोई बात करता है डिबेट में, आप ऑब्जर्व करना कि वो तमाम तुरंत फेमिनिस्ट कार्ड खेलती हैं कि आप महिलाओं को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। कहाँ चला जाता है उनका महिला प्रेम, कहाँ चला जाता है उनका ये देश प्रेम। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? वो बच्ची कैसे रो रही है, उसके प्रेमी को मार दिया, उसके पति को मार दिया और तमाम दुनिया देखती रही। वो तमाम वो लोग जिम्मेदार हैं जो वहां पे तमाशा देख रहे थे। क्या सबकी आत्मा मर चुकी थी? सबके अंदर इंसानियत मर चुकी थी? क्या हमारा संविधान इतनी भी इजाजत नहीं देता कि कोई सड़क पर मर रहा है, कोई सड़क पर बुरी स्थिति में, हम उसका बचाव कर पाए? क्योंकि हम मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, हम सिर्फ अपना हित सोचते हैं। और जब हम अपना हित सोचने लगते हैं मैम, तो समाज की बर्बादी तय है, इस देश की बर्बादी तय है, और अपने पड़ोस में जो रह रहा है व्यक्ति, उसकी बर्बादी तय है। तो निधि, एक मेरा आपसे ये भी सवाल है कि दलित बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ, या फिर जिस तरीके से अगर गैर बीजेपी राज्यों में अगर कोई भी घटना होती है तो पूरा गोदी मीडिया उसके प्रचार प्रसार में लग जाता है। कहीं ना कहीं वो चुनाव में इन चीजों का फायदा भी उठाते हैं। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन की या निजीकरण की बात आती है, तो जहां पे करोड़ों लोगों की जिंदगियां, करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ था, जिस आरक्षण के जरिए से कि उनको उस आरक्षण से उनको रोजगार मिलता था, नौकरी मिलती थी, समाज में एक बराबरी का हिस्सेदारी मिलती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन या आरक्षण खत्म करने की बात आती है, तो तब सरकार क्यों चुप हो जाती है? तब उनका बहुजन प्रेम या ओबीसी प्रेम या दलित या एससी एसटी ओबीसी का जो प्रेम है वो कहाँ चला जाता है? मैम, सबसे पहले तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इससे जनता को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता ने वोट नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए, जनता ने वोट नहीं दिया था एजुकेशन के लिए, जनता ने वोट नहीं दिया था स्वास्थ्य के लिए, जनता ने वोट नहीं दिया था सस्ती चीजों के लिए, जनता ने तो वोट दिया था मंदिर के लिए, जनता ने तो वोट दिया था जाति के आधार पे। तो वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर ये जनता जागरूक होकर सरकार से सवाल करती, तो शायद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। जिस तरीके के पिछले 8 सालों में रहे, उसके दिन, अच्छे दिन का सपना दिखाकर आपके बच्चों के भविष्य से वो खेल रही है, उज्जवल योजना का सपना दिखाकर आपकी आने वाली नस्लों को वो गुलाम बना रही है, मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। हम फ्री में डेटा लेकर क्या करेंगे जब हमारे लिए नौकरियां ही नहीं है, रोजगार नहीं है, सारी चीजों का निजीकरण हो चुका है, और अब तो रेलवे के डी ग्रुप के भी नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं। सोचिए, एक आम नागरिक जो 15-16 हजार रुपए महीने की नौकरी करता था, वो भी खत्म कर दिए इस भारतीय जनता पार्टी ने। तो हमने जिस चीज के लिए वोट दिया था वो हमें दे रही है भारतीय जनता पार्टी। हमने जातीय नफरत को लेकर, धार्मिक नफरत को लेकर, इन सब चीजों पे तो वोट दिया था। तो आज हमारी स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया। इनफैक्ट अब तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए कि उसने जनता से जो प्रॉमिस किए वो काम बखूबी कर रही है, क्योंकि जनता ने तो रोजगार नहीं मांगा था। आज क्यों तकलीफ हो रही है जनता को? क्योंकि आज मार पड़ रही है जेब पर, आज मार पड़ रही है अपने बच्चों के भविष्य पर। अब जाकर एहसास हो रहा है, और अभी भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में और भी स्थिति खराब होती जाएगी, और भी चीजें खराब होती जाएंगी। क्योंकि पहले लॉकडाउन से ही हमें समझ जाना चाहिए था कि इस सरकार के पास हमारे लिए सिर्फ झूठे पुलाव, झूठे वादे, झूठे जुमले परोसने के अलावा कुछ नहीं है। तमाम छोटे छोटे बच्चे अपने घर जाने के लिए पलायन कर रहे थे। क्या इस सरकार के पास
रेल का इंतजाम नहीं था क्या? इस सरकार के पास बस की व्यवस्था नहीं थी? उन तस्वीरों को जब मैं अपने जहन में याद करती हूँ तो मैम ऐसा लगता है, घुटन होने लगती है अजीब सी, कि हम किस देश में जी रहे हैं। कौन से अच्छे दिनों की हम कल्पना करें कि अभी तो हम बुरे दिनों से ही नहीं उभर पाए हैं। हम कैसे अपने हक अधिकारों की बात करें, कैसे रोजगार की बात करें, कैसे नौकरी की बात करें क्योंकि हम खुलकर सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है, स्पीच टू फ्रीडम, वो भी खत्म हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो रहे हैं। और आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ सवाल कर रहे हैं तो आपका चैनल किस पल बंद हो जाए ये भी सरकार को पता है। सोचिए, आप सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अगर महिला है तो बलात्कार झेलना पड़ेगा, युवा है तो लाठियां झेलनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर रोजगार मांग रहे हैं तो आपको गालियां, जेल, तमाम वो चीजें झेलनी पड़ेगी जो सरकार हथकंडे अपनाती है। अगर आप पत्रकार हैं, सरकार से सवाल करते हैं, जिग्नेश मेवानी की तरह जेल जाना पड़ेगा, आपके घर ईडी का छापा पड़ेगा, आपके यहाँ आईटी सेल आएगी, तमाम वो सब चीजें हथकंडे अपनाएगी जिससे आपका मनोबल डाउन हो जाए और सरकार के जो नीतियां हैं उन पे सवाल करना बंद कर दो। ये सरकार क्यों नहीं चाहती स्कूल खुले? कोरोना में दारू के ठेके खुल सकते हैं लेकिन स्कूल क्यों नहीं खुल सकते? क्योंकि सरकार को डर लगता है सवालों से, और सवाल किससे पैदा होते हैं? शिक्षा से, और शिक्षा से सवाल होंगे तो इस सरकार सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। फिर लास्ट में वही शब्द निकलेगा मुंह से, ओ माय गॉड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निधि, हमसे बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आपने तमाम मुद्दों के बारे में बात की जो बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, और आप हमेशा अवेयर करती रहती हैं हमारे समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को। आप हमेशा कहती रहती हैं कि धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए, कहीं ना कहीं सरकार से सवाल कीजिए, शिक्षा पे, रोजगार पे और आरक्षण पे। आरक्षण को लेके जो आप अपना हमेशा पक्ष रखती हैं कि निजीकरण करके आरक्षण खत्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम वो 5000 साल की जो पुरानी गुलामी थी, उस गुलामी में फिर से बहुजन समाज को धकेलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इस चीज को, अवेयरनेस को लेके आप हमेशा बहुजन समाज को कहती रहती है, लेकिन आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, जो अपना भविष्य देख रहे हैं आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, उनको किन किन चीजों की तरफ ज्यादा गौर करना चाहिए, धर्म की तरफ या शिक्षा की तरफ? इन दोनों चीजों को जरा आप संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। जी मैम, आज भी मैंने एक वीडियो डाला था कि आप धर्म को लेके अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप संस्कृत पढ़ाकर अपने बच्चे को कौन सा भविष्य देना चाहते हैं? मंत्री का बच्चा तो विदेश पढ़ रहा है, आपके बच्चे को बोलेगा गुरुकुल भेजिए, आपके बच्चे को बोलेगा मदरसा भेजिए, लेकिन वो तो कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहा है अपने बच्चों को, क्योंकि उसे पता है आने वाले समय में इंग्लिश कितनी जरूरी है। आज जो हैदराबाद में बच्ची के साथ हुआ, आज जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे के साथ हुआ, वो इसलिए हुआ मैम क्योंकि उन्हें कानून नहीं पता था। शिक्षित होने की बहुत जरूरत है। जातीय भेदभाव के खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। ये कहते कहते डॉक्टर BR अम्बेडकर चले गए, मान्यवर काशीराम चले गए, और तमाम ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो आज अवेयर होकर आवाज उठा रहे हैं इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, तब भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, आंदोलन हो, लेकिन हमारे घर से नहीं, पड़ोसी के घर से। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये हर वर्ग के लोगों ने सुना होगा, हर जाति के लोगों ने सुना होगा, और मैं वही शब्दों में बात करना ज्यादा प्रीफर करती हूँ जिसमें रिक्शे वाले भाई भी समझ पाए, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स में बैठा जो उच्च जाति पे, एकमात्र जाति के जो हम पर दबाव बनाकर बैठे हैं लोग, वो भी समझ पाए कि जाति का जो जड़ है ना, वो एक ना एक दिन खत्म होगी। लेकिन वो खत्म करने के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। यूनाइट होने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होने के बाद ही हम अपने खिलाफ, अपने हो रहे जुर्म के खिलाफ संघर्ष कर पाएंगे। और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मरना एक दिन सबको है, वो आपको तय करना है कि आपकी मौत आपके हाथ में कैसी होनी चाहिए। शानदार होनी चाहिए कि आपको जिल्लत भरी जिंदगी या जिल्लत भरी मौत चाहिए। हमसे बात करने के लिए निधि बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना समय निकाल के आपने इतनी रात को वीडियो बनाया, आपका बहुत बहुत थैंक्स। ये थी हमारे साथ मेरी सहयोगी निधि, जिन्होंने हैदराबाद में जो एक जघन्य अपराध हुआ है उसके बारे में अपनी राय रखी, और हमेशा वो बहुजन समाज को लेके, SC ST OBC समाज के बच्चों को लेके हमेशा अवेयर करती रहती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को शिक्षा की जरूरत है।
कहने को तो हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते जरूर है, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग जो है वो रूढ़िवादी सोच और वैचारिक कट्टरता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।